Hello everyone, welcome back on our channel MKP Law Study. So today's topic is Civil Procedure Code previous year paper. सिविल प्रोसीजर कोड एंड लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट एक एक्ट है जो सिविल प्रोसीजर कोड के साथ सेकेंड ईयर में पढ़ा जाता है। सो बेसिकली ये हमारा LLB फोर्थ ईयर और LLB सेकेंड ईयर का पेपर है जो कि 2 घंटे का टाइम है इसमें, और इसका फर्स्ट पार्ट हमने अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन, पार्ट सेकंड है, इस वीडियो में हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। Question number 51. The receiver is on behalf of plaintiff, on behalf of defendant, officer of court, advocate. C is correct for this question. रिसीवर होता है वादी की तरफ से, प्रतिवादी की तरफ से, न्यायालय का अधिकारी, अधिवक्ता। तो इसमें पूछा है कि रिसीवर कौन होता है, तो रिसीवर होता है न्यायालय का अधिकारी। न्यायालय के अधिकारी को ही रिसीवर बोलते हैं। एंड आइए सेकंड क्वेश्चन है हमारा 52 क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, हु कैन फाइल अपील? प्लेंटिफ, डिफेंडेंट, ए एंड बी, बोथ एंड नन ऑफ दीज। अपील कौन कर सकता है? वादी, प्रतिवादी, ए एंड बी दोनों। सो वादी भी कर सकता है, प्रतिवादी भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53, अपीलेंट कोर्ट इज डिटरमाइंड। अपील न्यायालय निर्धारित होता है बाद के पक्षकारों की सहमति पर, बाद की विषय वस्तु के आधार पर, बाद की विषय वस्तु के मूल्यांकन के आधार पर, बाद की सुनवाई करने के न्यायालय के द्वारा। सो ए इज़ करेक्ट मे बी, बट इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को मिले तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54, द पावर ऑफ अपीलेंट कोर्ट इज, अपीलीय न्यायालय की शक्ति है टू फाइनली डिसाइड द मैटर, to remit the matter, to frame the issue and to take evidence and all of these. Which one is correct? So D is correct, उपरोक्त सभी। Question number 55. Question number 55. The substantial question of law was explained by the Supreme Court in the following cases. सारवान विधिक प्रश्न की व्याख्या उच्चतम न्यायालय के निम्न मामले में की गई है। Which case? चुन्नीलाल वर्सेस सेंचुरी स्पिनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सो ए इज़ करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड 56 इज रेफरेंस अंडर द सेक्शन 113 ऑफ द सीपीसी। सीपीसी की धारा 113 के अंतर्गत निर्देश होता है टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, टू हाई कोर्ट, टू सुप्रीम कोर्ट, टू स्मॉल कॉजेज कोर्ट्स। स्मॉल कॉजेज दैट मीन्स कि लघुवाद न्यायालय को। सो बी इज़ करेक्ट, टू हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 57, इन व्हाट मैटर इज अ रेफरेंस अंडर सेक्शन 113 मेड? 113, धारा 113 के अंतर्गत निर्देश किस तरह के मामले में होता है? नॉन एप्लीकेबल मैटर्स, मैटर्स फॉर विच देयर इज नो सेकेंड अपील अलाउड, मैटर इन विच द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट और ऑर्डिनेंस इज रेज्ड, and all of the above. So D is correct answer for this question. And next is 58, review is presented under the CPC. review present है CPC के 100 सेक्शन 114 में, जो कि इन सेम कोर्ट ऑफ हियर द सूट, उसी न्यायालय में जिसमें बात को सुना था, जिस न्यायालय में हमने बात को सुना था, उसी न्यायालय में पुनर्विलोकन प्रस्तुत होता है। क्वेश्चन नंबर 59, व्हेन कैन रिव्यू बी फाइल्ड? हम पुनर्विलोकन कब दाखिल किया जा सकता है, कर सकते हैं? सो आफ्टर द जजमेंट इज साइन, बिफोर जजमेंट, ऑन स्टेज ऑफ हियरिंग, आफ्टर फाइलिंग ऑफ अपील। निर्णय हस्ताक्षरित होने के बाद, निर्णय से पहले, सुनवाई के प्रकरण पर अपील दाखिल होने के बाद। सो बिफोर जजमेंट,
बी इज़ करेक्ट आंसर। और यहाँ पे मैंने सी लिखा हुआ है, सी दैट मीन्स कि कन्फ्यूजन क्वेश्चन है। मतलब इसका करेक्ट आंसर हो सकता है ये हो और हो सकता है ये ना हो, इसलिए आप इसको एक बार देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी दो ऑप्शंस इसमें से मैंने क्रॉस कर रखा है, इन दोनों में से एक होगा। तो एक बार आप चेक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, रिवीजन इज फाइल्ड इन कोर्ट ऑफ जूनियर डिवीज़न, इन हाई कोर्ट, इन कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, इन एनी कोर्ट। जूनियर डिवीज़न के न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला जज के न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में पुनरीक्षण दाखिल होता है उच्च न्यायालय में। बी इन हाई कोर्ट, जो कि सेक्शन 115 में डिफाइन है। क्वेश्चन नंबर 61, ऑर्डर 46 ऑफ सीपीसी इज रिलेटेड। सीपीसी का आदेश 46 संबंधित है। रेफरेंस रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 63, रेस्टिट्यूशन एप्लीकेशन विल बी प्रेजेंटेड इन एप्लीकेंट कोर्ट, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, हाई कोर्ट, एनी कोर्ट। अपीली न्यायालय, प्रथम बार के न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में। सो बी इज़ करेक्ट, प्रथम बार के न्यायालय में। एंड रेस्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू सेक्शन 144। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64, अंडर द सीपीसी द ग्राउंड ऑफ रिवीजन। सीपीसी के अंतर्गत पुनरीक्षण का आधार क्या है? सेक्शन, जो कि सेक्शन 115 से रिलेटेड है। डाइंग द डिपेंडेंट ऑन अपॉर्चुनिटीज टू बी हेयर, टू नॉट टेक एविडेंस, जुरिस्डिक्शंस रिलेटेड एरर बाय कोर्ट एंड डिले डिसीजन। विच वन इज करेक्ट? सी, जुरिस्डिक्शन रिलेटेड एरर बाय कोर्ट, न्यायालय द्वारा अधिकारित संबंधित त्रुटि। सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, प्रोसीडिंग नॉट टू बी स्टेड इन सूट ऑफ माइनर पार्टी। अवयस्क पक्षकार के बाद में कार्यवाही को रोका नहीं जाएगा। वाद मित्र हटा दिए जाने पर, वाद मित्र की मृत्यु हो जाने पर, अवयस्क वादी के वयस्क हो जाने पर, वाद मित्र के निवृत्त हो जाने पर। सो सी, अवयस्क वादी के वयस्क हो जाने पर कार्यवाही को रोका नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, जजमेंट एंड डिक्री पास बाई कोर्ट विदाउट जुरिस्डिक्शन। अधिकारिता विहीन न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री पश्चातवर्ती बाद में चुनौती योग्य है, शून्य है, पूर्व न्याय के रूप में मान्य नहीं होगी, उपयुक्त सभी। सो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इफ जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इमीडिएट। 67, इफ जजमेंट इज नॉट प्रोनाउंस्ड इमीडिएटली द अज्यूजन। यदि निर्णय तुरंत नहीं सुनाया जाता है तो समानतः 30 दिन में सुनाया जाना चाहिए, 90 दिन में सुनाया जाना चाहिए, 60 दिन में सुनाया जाना चाहिए, 15 दिन में सुनाया जाना चाहिए। सो 30 दिन में सुनाया जाना चाहिए। 68, विच पॉइंट इज़ नॉट एसेंशियल इन प्लेंट। कौन सा बिंदु बात पत्र में आवश्यक। क्वेश्चन नंबर 68, विच पॉइंट इज़ नॉट एसेंशियल इन प्लेंट। कॉज ऑफ एक्शन, स्टेटस ऑफ प्लेंटिफ, नेम ऑफ द कोर्ट एंड रिलीफ। सो स्टेटस ऑफ प्लेंटिफ इज नॉट एसेंशियल इन द प्लेंट। कौन सा बिंदु बात पत्र में आवश्यक नहीं है? बाधक हेतु, बाद की हैसियत, न्यायालय का नाम, अनुतोष, बाद की हैसियत। बी इज़ करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 69, अगेंस्ट whom the statement is limitation एक्ट। परिसीमा अधिनियम का अभिकथन किसके विरुद्ध होता है? प्रतिवादी के विरुद्ध, वादी के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध, किसी के विरुद्ध नहीं, प्रतिवादी के विरुद्ध। ए इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, थीम इज़ द सफिशिएंट कॉज टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत समयावधि बढ़ाने के पर्याप्त कारण हैं। अधिवक्ता की गलती, गंभीर बीमारी, कारावास, उपरोक्त सभी। सो ये सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिला है, तो आप सेक्शन 5 में या सफिशिएंट कॉज में आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और इसका राइट आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 70 का राइट। क्वेश्चन नंबर 70, थीम इज सफिशिएंट कॉज टू एक्सटेंड द टाइम पीरियड अंडर द लिमिटेशन एक्ट। परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत समयावधि बढ़ाने के पर्याप्त कारण हैं। अधिवक्ता की गलती, गंभीर बीमारी, कारावास एंड उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं पता, तो आप लोग एक बार चेक करके सेक्शन 5 में चेक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71, आफ्टर द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज़ प्राइवेट ट्रांसफ़र। किसी संपत्ति की कुर्की के बाद उसका प्राइवेट अन्य संक्रमण होता है। वॉइडेबल एंड वॉइड एंड इरेगुलर वैलिड। सो बी इज़ करेक्ट, शून्य होता है।
क्वेश्चन नंबर 72, द सिविल कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन टू ट्राई ऑल। दीवानी न्यायालयों के सभी मामलों की अधिकारिता है। दीवानी प्रकृति के सभी वादों की, धार्मिक प्रश्न से संबंधित वादों की, सामाजिक प्रश्न से संबंधित वादों की, राजनीतिक प्रश्न से संबंधित वादों की। सूट फॉर सिविल नेचर्स। क्वेश्चन नंबर 73, वेदर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट कैन गो बिहाइंड डिक्री। क्या निष्पादन करने वाला न्यायालय डिक्री के पीछे जा सकता है? हाँ, जहाँ अधिकारिता का प्रश्न अंतर्निहित हो। नहीं, हाँ और उपरोक्त में से कोई नहीं। विच वन इज करेक्ट? सो अ इज करेक्ट। ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 74, एक डिक्री अंतिम हो जाती है जब यह पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक रूप से निर्धारित कर दे। डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई हो, ए एंड बी दोनों, एंड न तो ए और न तो बी। सो एक डिक्री अंतिम कब होती है? जब यह पक्षकारों के अधिकारों को निश्चयात्मक रूप से निर्धारित कर दे। मतलब जब दो पक्षकार हैं और उसके अधिकारों को ये निर्धारित कर देती है, तब तो यह अंतिम ही होती है, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई हो गए। लेकिन बी, डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई हो, और जब अंतिम होती है जब उसके खिलाफ कोई अपील ही ना हो, डिक्री के खिलाफ कोई अपील ना हो, तब वो अंतिम होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ए एंड बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 75, प्रिलिमिनरी कैन बी पास्ड इन अ सूट। एक बाद में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा सकती है। फॉर पार्टीशन, फॉर पार्टनरशिप, and for possession and men's profit, all of these. So D is correct answer. Question number 76, which of the following order is not amounting decree? निम्नलिखित में से कौन सा आदेश डिक्री की तरह नहीं है? एक आयुक्त की नियुक्ति का आदेश, प्रति आपत्ति को खारिज करने का आदेश, एक बात को समाप्त करने का आदेश, एक बात पत्र को अस्वीकार करने का आदेश। सो ए, एन ऑर्डर अपॉइंटिंग अ कमिश्नर्स। ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77, जजमेंट डेटर मीन्स, निर्णीत ऋणी का अर्थ होता है बैंक से उधार लेने वाला प्रतिवादी वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध डिक्री पारित हो। सो सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज 78। क्वेश्चन नंबर 78, प्रोविज़न रिगार्डिंग इंडिजेंट सूट। अंक किचन बाद से संबंधित उपबंध। ऑर्डर 30, 40, 33, 32। विच ऑर्डर इज करेक्ट? सो ऑर्डर सी, ऑर्डर 33 रूल नंबर 1। ये रूल नंबर 1 में डिफाइन है, ऑर्डर 33 में। सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 79, अपील कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 96 ऑफ CPC। अब किसी CPC की धारा 96 के अंतर्गत अपील दायर की जा सकती है। एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध, समझौते की डिक्री के विरुद्ध, एक पक्षीय आदेश के विरुद्ध, और 3000 तक मूल्य के लघुवाद न्यायालय के डिक्री के विरुद्ध। सो गाइस, ये डिक्री की बात कर रहा है, ये ऑर्डर की बात कर रहा है, और दोनों एक्स पार्टी हैं, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ए इज़ करेक्ट आंसर। अगेंस्ट एक पार्टी डिक्री, सो सेक्शन 96 को भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, प्रॉफिट रिसीव्ड ड्यूरिंग रॉन्गफुल पोजेशन ओवर अ प्रॉपर्टी इज कैजुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, कंडीशन प्रॉफिट, मेंसेस प्रॉफिट। विच वन इज करेक्ट? मेंसेस प्रॉफिट। Question number 81, under which section of CPC legal representative has been explained? Section 2(11), Section 2 subclause 13, Section 2 subclause 10, Section 2 subclause 12। CPC की किस धारा के अंतिम विधिक प्रतिनिधि की व्याख्या की गई है? धारा 2 के 11, 2 के 13, 2 के 10, 2 के 12। सो ए 2 के 11 में की गई है। Question number 82, how long the caveat remain in effect? So first of all I want to say caveat is most important for this, caveat is most important because previous year के पेपर आप उठा के देख लेना, पिछले 2 साल के कैविट हर एक क्वेश्चन में, हर एक पेपर में आया है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आता ही है। सो इसको आप अच्छे से कर लेना। तो क्वेश्चन हमारा ये था, दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कब तक प्रभावी रहता है? 15 दिन, 2 माह, 4 माह, 90 दिन। 90 दिन इज़ करेक्ट आंसर, और सेक्शन 16 को भी एक बार देख लेना आप। क्वेश्चन 83, प्रोविज़न फॉर पावर टू मेक शॉर्टफॉल ऑफ कोर्ट फी। सेक्शन 143, 149, 153, 158। सेक्शन 149 में
बी इज़ करेक्ट आंसर। न्याय शुल्क की कमी को पूरा करने की शक्ति का प्रावधान सेक्शन 149 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर इज अंडर द CPC, ऑर्डर 34, ऑर्डर 35, ऑर्डर 40, ऑर्डर 36, which one is correct? So order 40. Next question is 86. टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी इज़, धन की वसूली के बाद दायर करने की समय सीमा क्या है? 5 साल, 3 साल, 10 ईयर, 12 साल। सो 3 साल। क्वेश्चन नंबर 87, लिमिटेशन एक्ट। सो गाइस, लिमिटेशन एक्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और लिमिटेशन एक्ट हमारा CPC के बाद एक्ट है छोटा सा, जिसमें कि 30 से ऊपर के सेक्शन हैं। एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट 30 से ऊपर के सेक्शन होंगे, बहुत छोटा सा है। इसको आप 20 सेक्शन आप स्टार्टिंग के या 10-15 सेक्शन स्टार्टिंग के याद कर लेना। आपके 6 या 5 क्वेश्चन तो कहीं नहीं जाएंगे, स्टार्टिंग से ही इसके क्वेश्चन फंसते हैं और मोस्टली 3-4 क्वेश्चन तो इंट्रोडक्शन से फंस जाते हैं, लाइक दिस। ये भी इंट्रोडक्शन का क्वेश्चन है हमारा, तो इसके 10 और 15 क्वेश्चन तो कहीं नहीं है। आप लोग अगर याद करो तो स्टार्टिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और क्वेश्चन नंबर 87, लिमिटेशन एक्ट कम इनटू फोर्स 1 अक्टूबर 1964, 1 जनवरी 1964, 1 जनवरी 1963, 1 जनवरी 1965। सो बी इज़ करेक्ट, 1 जनवरी 1964। क्वेश्चन नंबर 88, लिमिटेशन एक्ट बैरियर्स परिसीमा अधिनियम रोक लगाती है। राइट, रेमेडी, ड्यूटी, नन ऑफ दीज। अधिकार, उपचार, कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं, तो उपचार पे लगाती है। बी इज़ करेक्ट आंसर। 89, सेक्शन 6 ऑफ लिमिटेशन एक्ट रिलेटेड टू, परिसीमा अधिनियम की धारा 6 संबंधित है। समयावधि को बढ़ाने से, समयावधि को घटाने से, विधिक नियोक्ता से, इनमें से कोई नहीं। लीगल डिसेबिलिटी, सेक्शन 6 हमारी लीगल डिसेबिलिटी की बात करता है। क्वेश्चन नंबर लीगल डिसेबिलिटी सेक्शन 6 और सेक्शन 5 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सेक्शन 6 से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे हर प्रीवियस ईयर के पेपर में। क्वेश्चन 19 क्वेश्चन, सेक्शन 5 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट अप्लाइज, किस किस पे अप्लाई होता है? ऑन सूट, अपील, एप्लीकेशन, बोथ बी एंड सी। सूट पे नहीं होता है, अपील, एप्लीकेशन दोनों पे अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 91, सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होता है? सेक्शन 6 बैंक। क्वेश्चन 96, सेक्शन 6 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट डज नॉट अप्लाई, किस पे अप्लाई नहीं होता है? बैंक करप्ट, माइनर, इंसेंस, इडियट। परिसीमा अधिनियम की धारा 6 लागू नहीं होती है। दिवालिया, अवयस्क, पागल, मूर्ख। सो दिवालिया पे अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 92, ऑर्डर 21 ऑफ द CPC इज रिलेटेड टू फॉर एग्जीक्यूशन फॉर स्टे लीगल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लीडर। CPC का आदेश 26 संबंधित है निष्पादन से, स्थगन से, विधिक प्रतिनिधि से, सरकारी प्लीडर से। तो निष्पादन से, फॉर एग्जीक्यूशन। ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93, द प्रोविज़न रिलेटेड टू द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति उपबंध है। सेक्शन 143, 151, 144, 150। सो 148 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 94। क्वेश्चन नंबर 94, द टाइप्स ऑफ लीगल डिसेबिलिटी अंडर द लिमिटेशन एक्ट एरियाज। लीगल डिसेबिलिटी कितने टाइप्स की होती हैं? तो 3 टाइप्स की होती है, इडियट, माइनर, इंसेंस, इंडिविजुअल। क्वेश्चन नंबर 94, द लिमिटेशन पीरियड टू। क्वेश्चन नंबर 94, द लिमिटेशन पीरियड द फाइलिंग सूट अगेंस्ट द ट्रस्ट होल्डर्स एंड दियर रिप्रेजेंटेटिव अंडर द लिमिटेशन एक्ट। 8 years, 3 years, 10 years, no limitation periods. So B is correct answer, 8 years. Sorry, 3 years. Sorry for that. Question number 96. In the indigent person succeed in his suit, then from whom will the court fee be recovered? यदि निर्धन व्यक्ति अपने वाद में सफल हो जाता है तो न्यायालय शुल्क की वसूली किससे की जाएगी? So from defendant, from government, from subject mauler of the suit, none of these. From government. B is correct answer. Next है हमारा 97. Substitute service of summon is, समन की प्रस्तावित
तामील की जाती है? ऑर्डर 22 रूल 4, ऑर्डर 2 रूल 2, ऑर्डर 5 रूल 20, ऑर्डर 5 रूल 19. सो ऑर्डर 5 रूल 20 is correct. C is correct for this question. Which of the following is not include? बात पत्र में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बात कारण, साक्ष्य, अनुतोष और महत्वपूर्ण तथ्य. तो एविडेंस, बात पत्र में एविडेंस शामिल नहीं होता है क्योंकि वो बात पत्र होता है. क्वेश्चन नंबर 96. वेयर इज़ द स्पेशल मैटर प्रोवाइडेड इन द CPC? विशेष मामला CPC में कहाँ उपबंधित है? तो ऑर्डर 38, 35, 37 और 36. तो ऑर्डर 38 में उपलब्ध है, लेकिन एक बार यहाँ पे C लिखा है मैंने, तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा क्योंकि C दैट मीन्स कन्फ्यूज़न. मुझे एक्यूरेट आंसर नहीं पता पर कन्फ्यूज़न वाला आंसर 38 है, तो इसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 100. हु कैन फाइल अ सूट फॉर पब्लिक न्यूसेंस? लोक उत्पाद के लिए वाद कौन ला सकता है? महाधिवक्ता, जिला मजिस्ट्रेट, कोई भी नागरिक, कोई भी सरकारी सेवक. तो महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, ये ला सकता है लोक उत्पाद के लिए वाद. सो हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं. फाइनली हमारे 100 कंप्लीट हुए. पार्ट सेकंड हमारा कंप्लीट हुआ और ये हमारा वीडियो हमारा कंप्लीट हुआ. अगर MQP लॉ स्टडी पे आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी और यह वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. सो तब तक के लिए बाय बाय. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में.